रात के लगभग 3 बजे घनश्याम जी दबे पाँव से रसोई में आकर धीरे धीरे कुछ ढूंढने लगे कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। वो भूख के मारे तड़प रहे थे। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे और दर्द भी हो रहा था, लेकिन रसोई में कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा कि बहू बेटे का बचा हुआ थोड़ा सा पास्ता रखा है। उन्होंने पास्ता खा लिया और आकर अपने कमरे में लेट गए। लेकिन फिर भी नींद कहाँ आने वाली थी। भला थोड़े से पास्ते से भूख कहाँ मिटती। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। बेटे बहू आराम की नींद सो रहे थे, वो भी ठंडी एसी की हवा में। भला उन्हें अपने बूढ़े पिता से क्या मतलब होना था। कुछ देर बाद घनश्याम जी की खिड़की पर सूरज की रोशनी पड़ी। घनश्याम जी सोचने लगे कि चलो, सुबह हो गई, अब गार्गी घर के काम वाली आएगी तो सबको चाय बनाकर देगी। अब मैं भी चाय के साथ कुछ खाने को मांग लूँगा उससे। परंतु समय इतना कठिन निकल रहा था कि कब 8 बजेंगे, कब गार्गी आएगी और कब नाश्ता बनाएगी। घनश्याम जी उठे और दबे पाँव से बरामदे में लगी घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 9 बज रहे थे। वो सोचने लगे कि ये गार्गी आज आई क्यों नहीं। फिर उनका ध्यान आया कि आज तो संडे है और संडे में गार्गी 11 बजे आती है। गार्गी घर पर आने वाली पुरानी काम वाली है जो सुबह 8 बजे आती है और शाम 7 बजे अपने घर चली जाती है। सुबह के 9 बज गए थे, लेकिन बेटे बहू की अभी रात खत्म नहीं हुई थी। रात 2 बजे तक पिक्चर देखते हैं ना जाने छुपा छुपा कर क्या क्या खाते हैं। उनको क्या, वो तो सोएंगे ही। उनकी तो भूख मिटी हुई है, खाना पेट भर जो खाते हैं। लेकिन मुझे तो बहू ने 2 रोटी के साथ एक अचार का टुकड़ा देकर ताना मार दिया था, जितना मिलता है उसमें खुश रहो। वैसे भी बुढ़ापे में इतना खाना ठीक नहीं, और मैं सारा दिन कमरे में अकेले बैठा रहता हूँ। टीवी देखता हूँ तो बिजली खर्च होती है, रेडियो सुनता हूँ तो मेरे कान खराब हो जाएंगे, फिर बेटे को खर्चा करना पड़ेगा। अखबार पढ़ता हूँ तो आंखें खराब हो जाएंगी। बहू बेटे ऐसे ही ताना मारते रहते हैं, और ये सब मेरे लिए नहीं है। बहू बेटे खर्च करें तो सही, और अगर बूढ़ा बाप घर बैठा बैठा अपना मन लगाना चाहे तो वो गलत। बाहर किसी के पास बैठने के लिए भी ये कहकर मना कर देते हैं कि यहाँ लोग किसी के पास ऐसे आते जाते नहीं या घंटों घंटों तक नहीं बैठते। ये आपका गांव नहीं जो सुबह से शाम तक बैठक मारते फिरे। ये शहर है, इसलिए चुपचाप से अपने कमरे में रहा करो। घनश्याम जी सोच रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजे पर जाकर देखा तो दूध वाला आया था। उन्होंने पतीले में दूध लिया। दूध को देखकर उनके मन में लालच सा आ गया। उन्होंने भूख से मजबूर होकर 1 गिलास दूध को कच्चा ही पी लिया और बाकी दूध उन्होंने फ्रिज में रख दिया। 11 बज गए थे। बेटे बहू अब सोकर उठ चुके थे। काम वाली गार्गी भी अब आ चुकी थी। गार्गी नाश्ता बनाने रसोई में पहुंची। जब वो चाय बनाने लगी तो घनश्याम जी मन ही मन सोचकर डर रहे थे कि कहीं गार्गी बहू को ना बता दे कि दूध कम है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। गार्गी आवाज़ लगाते हुए बोली, मैडम आज रामू दूध कम देकर गया था क्या? आज दूध कम है। सविता चौंक कर बोली, अच्छा कितना कम है? मैडम पूरा 1 गिलास कम है। मैंने पूरा नापा है, रोज़ 5 गिलास होता था और आज 4 ही गिलास है। अरे हाँ, आज दूध पापा जी ने लिया था, ज़रूर बुढ़े ने गटक लिया होगा 1 गिलास दूध। पूछती हूँ उनसे। पापा जी। डर के मारे घनश्याम जी बाथरूम में चले जाते हैं। सविता झल्लाकर बोलती है, बूढ़े की जब ज़रूरत होती है तभी गायब हो जाता है, आने दो आज इसको। और दूध वाले रामू को फ़ोन करती है। दूध वाले भैया कहते हैं, मैंने तो पूरा दूध दिया था मैडम घनश्याम जी को। ठीक है कहकर सविता फ़ोन रख देती है और अपना दिमाग चलाने लगती है। आखिर दूध गया तो कहाँ? कहीं इस बूढ़े ने दूध गिरा तो नहीं दिया? अरे नहीं, अगर दूध गिरता तो पूरा 1 गिलास थोड़ी ना गिरता।
ज़रूर बूढ़े ने ही पिया होगा दूध। और पूरे घर में चिल्लाने लगी, पापा जी कहाँ हैं आप? मुझे पता है दूध कहाँ गया है। आपने ही गटक लिया होगा दूध। अरे शर्म नहीं आती आपको? अपने ही घर में चोरी करते हुए। ऐसे भी भला कोई करता है क्या? सुबह ही आप शुरू हो गए। तभी गार्गी भी चाय बनाकर ले आए। लो मैडम चाय। सविता बोली, आज बूढ़े को चाय मत देना, जाओ इसे वापस पतीले में पलट दो। पूरा 1 गिलास दूध गटक कर बैठा है बूढ़ा, जब सामने आएगा तब बताऊंगी। सविता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पति सुरेश भी कमरे से बाहर आ गया। अरे क्या हुआ सविता, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ाए जा रही हो? आपको तो मैं ही दिखती हूँ जी। अपने पापा से पूछिए, उनकी करतूतें। नाक में दम करके रखा है इस बूढ़े ने मेरे। तभी घनश्याम जी डरते डरते बाथरूम से बाहर निकले और दोनों पति पत्नी उन पर बरस पड़े। खुद को तो कुछ काम होता नहीं, सारा दिन घर में ठाली पड़े रहते हैं। सोचा था आज संडे है, घर पर आराम करेंगे, लेकिन आपके होते हुए तो आराम तो जैसे हराम है। तंग आ गया हूँ मैं आपसे। तभी उसकी पत्नी सविता भी बोल पड़ी, आप इन्हें छोड़ो, इन्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं देख लूँगी इनको। गार्गी गार्गी। जी मैडम, आज पापा जी को नाश्ता मत देना। नाश्ता ही क्या, खाना भी मत देना दोपहर का। अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी इनकी। अजी सुनते हो, खाने से याद आया, आज शाम मिस्टर गुप्ता के यहाँ खाने का बुलावा है। उनके बेटे का बर्थडे जो है और हमें जाना है। गार्गी आज रात का खाना मत बनाना। घनश्याम जी बेचारे गुमसुम से चोरों की भांति दीवार से लगे एक खूंट में बैठ गए। अपने ही घर में उनका ये हाल था। बहू बेटे दोनों नाश्ता कर रहे थे और अपने बूढ़े ससुर को नाश्ता तक नहीं दिया। ऊपर से दोपहर के खाने को भी मना कर दिया गया। घनश्याम जी का पेट खराब हो गया था। घबराहट की वजह से उनका सारा पेट खाली हो चुका था। आज गार्गी ने नाश्ते में देसी घी डालकर सूजी का हलवा बनाया था, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। हलवे की खुशबू से घनश्याम जी की भूख और ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी सविता के फ़ोन की घंटी बजी। उसके बेटे शुभम का फ़ोन था विदेश से। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला और उत्साहित होकर बात करने लगी नाश्ता करते हुए। हेलो मम्मी, ठीक हो आप? और पापा कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे पापा नाश्ता कर रहे हैं। और दादा वो कहाँ हैं? तो सविता बोली, अरे तुम्हारे दादा तो मंदिर गए हैं। सविता के मुंह से ये सुन घनश्याम जी सोचने लगे कि कितना झूठ बोलती है ये औरत। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ और ये मुझे मंदिर भेज रही है। मेरी किस्मत में कहाँ मंदिर जाना। अच्छा मम्मी, पापा से भी बात कराओ ना। हाँ बेटे ज़रूर, कहकर सविता ने अपने पति सुरेश को फ़ोन पकड़ा दिया। हेलो शुभम बेटा, ठीक हो आप? जी पापा जी प्रणाम। आशीर्वाद देते हुए सुरेश बोला, सदा सुखी रहो। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पापा ठीक चल रही है। पापा जब दादा आ जाए तो मेरी उनसे बात ज़रूर करा देना। जब मम्मी को बोलता हूँ तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता बात कराने का। मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। जब आए तो बात ज़रूर करा देना। ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके बेटा बाय, कहकर सुरेश ने भी फ़ोन रख दिया। शुभम अपने दादा घनश्याम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने दादा के साथ ही रहा था। क्योंकि सविता और सुरेश अपनी नौकरी के चलते ज़्यादातर शहर में ही रहते थे, परंतु दादी के स्वर्गवास के बाद वो अपने माता पिता के पास आकर शहर में रहने लगा। परंतु उसका शहर में मन ही नहीं लगता था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती ज़िद करके अपने दादा को भी शहर बुला लिया था। वो बचपन से ही दादा के साथ रहा करता था। शुभम के दादा उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो अपने दादा घनश्याम जी को अपने माँ बाप से बढ़कर मानता था। शुभम अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। विदेश जाकर वो फ़ोन पर अपने घर वालों से बात कर लेता,
शुरू शुरू में तो घनश्याम जी की बहू सविता उनसे बात करवा देती थी शुभम की, परंतु धीरे धीरे ये सब बंद हो चुका था। रात में बहू बेटे पार्टी में चले गए। बेचारे घनश्याम जी सुबह से भी भूखे थे। वो सुबह से ही भूख के मारे तड़प रहे थे और अब रात का भी खाना नहीं बना था घर में। बहू बेटे के जाने के बाद वे सोचने लगे कि चलो मैं अपने हाथ से कुछ बना लेता हूँ अपने लिए। लेकिन फिर बेटे बहू का ख्याल आया तो वो रुक गए और अपनी चारपाई पर वैसे ही लेट गए। आधे घंटे तक ऐसे ही निढाल पड़े रहे। भूख के मारे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो हिम्मत करके उठे और अपने लिए 2 रोटी नमक की और चाय बनाकर उसके साथ खाए। वो बर्तन धो ही रहे थे कि बहू बेटे वापस आ गए पार्टी से और बर्तन खड़कने की आवाज़ सुनकर उनकी बहू सविता रसोई में पहुंच गई और झल्ला कर बोली, क्यों पापा जी, 1 गिलास दूध से पेट नहीं भरा था क्या, जो चोरी छिपे खा भर रहे हो? क्या बनाया था तुमने? अजी सुनते हो, देखो अपने पापा को, 1 गिलास दूध गटक लिया और अब भी भूख बाकी है इनकी। पापा क्या है ये सब, मैं थक गया हूँ आपसे। क्यों परेशान करते रहते हैं मेरी पत्नी को और मुझे? बेटा मुझे भूख लग रही थी, 1 गिलास दूध से पेट थोड़ी भरता है। देखा मैंने कहा था ना कि इन्होंने ही पिया होगा दूध। आप मेरी बात सच नहीं मानते ना? आप देख लो और सुन लो अपने चोर पापा की बात को। इतना सुनते ही घनश्याम जी के बेटे ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे से उन्हें बाहर कर दिया। एक पोटली कपड़े फेंक कर बोला, हद होती है बेशर्मी की। सुबह शाम की चिक चिक से तंग आ गया हूँ मैं, जाइए यहाँ से। सविता भी फटकार लगाते हुए बोली, चैन की सांस लूँगी अब मैं। निकल बुढ़े अब यहाँ से, इधर दिखाई भी मत देना, पागल कहीं का। बहू मेरे साथ ऐसा मत करो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेटा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, मेरा है ही कौन? परंतु दोनों पति पत्नी ने घनश्याम जी की एक भी ना सुनी। वो रोते गिड़गिड़ाते रह गए। थक हार कर वो अंधेरी रात में सड़क पर चल दिए और जाकर एक मेडिकल के सामने लेट गए। मेडिकल बंद था तो वहीं सो गए। कहते हैं ना, भूख न देखे झूठा बात, नींद न देखे टूटी खाट। आज उनकी भूख मिटी हुई थी। सुबह हुई तो उन्होंने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। आने जाने वाले लोग उन्हें भिखारी समझकर 1-2 रुपया उनके आगे डालकर चल देते। आखिर उनकी हालत भिखारी से भी बदतर जो हो गई थी। मैले फटे कपड़े, आंखें गड़ी हुई, बूढ़ा शरीर बेबस लाचार से दुकान के आगे बैठे रहते। जिस आदमी ने कभी किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया था, आज उसकी ये हालत थी। उन्हें अंदर से बहुत दुख होता। दुख से उनकी आंखें भर जाती। वो किसी को कुछ ना कह पाते, बस अंदर ही अंदर दुख होता और ना ही उन्हें दी गई भीख को हाथ लगाते। मेडिकल वाला व्यक्ति बहुत दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। उसने घनश्याम जी से पूछा कि बाबूजी आप कहाँ से आए हो? परंतु घनश्याम जी ने उसे कुछ नहीं बताया। उन्हें काफ़ी पीड़ा होती। मेडिकल वाला व्यक्ति उन्हें तीनों समय का खाना दे देता। बेबस लाचार समझकर 1 महीना तो ऐसे ही बीत गया। उनके बेटे बहू ने उनकी ज़रा भी खबर ना ली कि उनका बूढ़ा बाप किस हालत में है भी कि नहीं। एक दिन मेडिकल स्टोर के मालिक ने घनश्याम जी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी कि कितने निर्दयी लोग हैं जो अपने बूढ़े बेबस माँ बाप को बुढ़ापे में इस तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक दिन उनका पोता शुभम इंस्टाग्राम चला रहा होता है। तभी इंस्टाग्राम पर अपने दादा की वीडियो को सामने देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। ये सब देख शुभम से रहा न गया। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उस जगह पहुंचने को कहा जहां उसके दादा थे। वीडियो में पता भी डाला हुआ था। शुभम का दोस्त वहां पहुंचकर घनश्याम जी को अपने घर ले गया। 4 दिन बाद शुभम भी छुट्टी लेकर अपने देश भारत वापस आ गया और सीधे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा।
उसने अपने दादा से पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई दादाजी, परंतु घनश्याम जी कुछ नहीं बोल पाए। शुभम ने जिद करते हुए अपनी कसम देकर पूछा। शुभम के इतना आग्रह करने पर घनश्याम जी की आंखें भर आई। वो रो पड़े। रोते हुए उन्होंने अपनी ऊपर बीती सारी बातें बताई। यह सुन शुभम की आंखें भी भर आई। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। दोनों दादा पोते लिपट कर रोने लगे। शुभम ने उन्हें पानी पिलाया और हिम्मत दिलाई और उन्हें अपने घर लेकर गया। वो घनश्याम जी से बोला, दादाजी आप यहाँ कार में बैठे रहिए, मैं अभी आता हूँ। कहकर शुभम ने डोर बेल बजाई। तभी गार्गी बाहर आई और उत्सुक होकर चिल्लाने लगी, मैडम जी, देखिए मैडम जी कौन आया है। क्या हुआ गार्गी, क्यों लगातार चिल्लाए जा रही हो? अरे शुभम बेटा तुम यहाँ। और चहककर सविता अपने बेटे शुभम से लिपट गई। बेटा शुभम तू ठीक है ना? तभी शुभम अपनी मम्मी को दूर करते हुए पूछता है, मम्मी पापा कहाँ हैं? अपने बेटे शुभम की आवाज़ सुनकर सुरेश भी बाहर आया और बेटे को देखकर खुशी से फूले ना समाया। जैसे ही सुरेश ने अपने बेटे शुभम को गले लगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो शुभम ने अपने पापा के हाथ वहीं झटक दिए और पूछने लगा, मम्मी पापा मेरे दादा कहाँ हैं? तब सविता बात बनाते हुए बोली, बेटा शुभम तुम्हारे दादाजी चारों धाम की यात्रा के लिए गए हुए हैं। अच्छा, तो अकेले ही भेज दिया उन्हें? बुढ़ापे में चारों धाम की यात्रा के लिए आपने? सविता हिचकिचाई, बेटा वो तेरे दादाजी पागल हो गए थे। वो पता नहीं कहाँ चले गए, उल्टे सीधे काम करते रहते थे। मैंने थोड़ा सा क्या डांट दिया, वो घर से बाहर निकल गए और अब पता नहीं कहाँ हैं। तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। तो मम्मी पापा आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई थाने में जाकर? यह सुन सविता सक पका गई और अपने पति सुरेश का मुंह ताकने लगी कि बेटे को क्या बताए। तभी शुभम बाहर जाकर अपने दादा घनश्याम जी को घर के अंदर लेकर आया और अपने मम्मी पापा को वही इंस्टाग्राम वाली वीडियो दिखाई और गुस्से में झल्लाकर चीखकर बोला, शर्म आती है मुझे खुद पर कि आप मेरे माँ बाप हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं। क्योंकि जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए, बेसहारा मरने के लिए सड़क पर छोड़ सकता है, वो इंसान कितना बड़ा जिल्लाद होगा। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये समझ लेना कि मैं आपके लिए मर चुका हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे भगवान, मेरा सब कुछ मेरे दादाजी हैं। बेटा ऐसा मत कर, तू अपने माँ बाप को बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? सविता और सुरेश गिड़गिड़ाने लगे, जैसे आपने मेरे दादा को बेसहारा किया, अकेला छोड़ा, वैसे ही। शुभम बोला। सविता और सुरेश अपने बेटे से माफ़ी मांगते रहे, परंतु शुभम ने अपने माँ बाप को माफ़ नहीं किया और अपने दादा को लेकर वहाँ से चला गया। दोस्तों, माँ बाप से घर में रौनक होती है, उन्हें कभी बेसहारा मत कीजिए। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। आज सुरेश और उसकी पत्नी सविता अपने बेटे के सहारे को तड़प रहे थे। दोस्तों, जो शुभम ने अपने माँ बाप के साथ किया था वो फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।